बुक निर्वाणा में स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के 8वें कानून पर बात करेंगे। कानून है, दूसरों को अपनी ओर आने पर मजबूर करें, जरूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और इसका मूल विचार ये है कि जब आप दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। मतलब आप किसी के पीछे भागें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, उससे अच्छा है कि आप उन्हें अपनी शर्तों पर बुलाएं अपने पास। तो ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन मतलब इसे अमल में लाना, इसमें जरूर कोई गहरी रणनीति होगी। चलिए समझते हैं कि ये नियंत्रण बनाए रखने का तरीका असल में काम कैसे करता है। ये बात थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है कि पीछे हटना या इंतजार करना आगे बढ़कर हमला करने से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ऐसा क्यों है? इसमें क्या मनोवैज्ञानिक पहलू है? देखिए, शक्ति संतुलन का खेल है। जब आप दूसरों को मजबूर करते हैं कि वो आपकी चाल पर प्रतिक्रिया दें, तो वो एक तरह से बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। पहल आपके पास रहती है। इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक, अपनी भावनाओं पर, खासकर गुस्से पर पूरा काबू रखना, और दूसरा, लोगों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना कि वो जल्दी उकसावे में आ जाते हैं या लालच में फंस जाते हैं, उसका फायदा उठाना। आप शांत रहकर दूसरों को अपनी बिछाई बिसात पर चलने देते हैं और अक्सर वो हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं। हाँ, ये बात तो है। इतिहास में इसका कोई बड़ा उदाहरण है जहां किसी ने बड़ी चतुराई से चारा डालकर बाजी पलट दिया? वो नेपोलियन और टैलेरेंट का किस्सा, वो शायद यहाँ फिट बैठता है। हाँ, वो तो क्लासिक मामला है। 1814 में जब नेपोलियन को एल्बा द्वीप भेज दिया गया था, तो टैलीरैंड, जो पहले नेपोलियन का ही मंत्री था, हाँ, वो जानता था कि नेपोलियन यूरोप के लिए खतरा बना रहेगा, लेकिन सीधे लड़ने के बजाय उसने इंतजार किया। और चारा क्या था? नेपोलियन की अपनी मृत्वाकांक्षा, उसकी शोहरत की भूख। बिल्कुल बिल्कुल। टैलीरैंड ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के मंत्रियों को साथ मिलाया और नेपोलियन तक ये झूठी खबर पहुंचवाई कि फ्रांस के लोग उसे वापस चाहते हैं, और ये भी कि यूरोपीय शक्तियां भी उसके लौटने से खुश होंगी। ये नेपोलियन की सत्ता की लालसा के लिए एकदम सही चारा था। उसने नेपोलियन को भागने दिया, ये जानते हुए कि फ्रांस उस वक्त इतना कमजोर था कि नेपोलियन ज्यादा टिक नहीं पाएगा और आखिरकार पूरी तरह हार जाएगा। टैलीरैंड ने बिना सीधी लड़ाई लड़े स्थिति को नियंत्रित किया। कमाल है। मतलब किसी ने सही कहा था, उसने घर को प्लेग से बचाने के लिए उसमें आग लगा दी। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये तो वाकई शतरंज की चाल जैसा है ना? जहां आप प्रतिद्वंदी को उसकी अपनी इच्छाओं का इस्तेमाल करके फंसाते हैं। क्या युद्ध या व्यापार जैसी जगहों पर भी ऐसी मिसालें मिलती हैं? अरे कई हैं। जैसे कि 1905 के रूस जापान युद्ध में जापानी एडमिरल टोगो ने झूठी खबर फैलाई। रूसी बेड़े को बाल्टिक सागर से एक लंबी, बहुत थका देने वाली यात्रा पर निकलने को मजबूर किया। और चारा? चारा था एक आसान जीत का लालच। जब रूसी बेड़ा जापान पहुंचा, वो बुरी तरह थके हुए थे, जबकि जापानी एकदम तैयार बैठे थे। तो नतीजा कम आधुनिक जहाजों के बावजूद जापान की निर्णायक जीत। वाह। और वो 19वीं सदी के स्टॉक मार्केट वाले डैनियल ड्रू की कहानी भी तो कुछ ऐसी है ना? हाँ, डैनियल ड्रू, वो भी कमाल का खिलाड़ी था। वो अक्सर क्लब में अपने लाल रुमाल से जानबूझकर एक कागज का टुकड़ा गिरा देता था। लगता था जैसे स्टॉक की कोई अंदरूनी खबर हो। अच्छा? लोग लालच में आकर वही शेयर खरीदते या बेचते थे जो ड्रू चाहता था। यहाँ चारा था जल्दी अमीर बनने का लालच। ये तो बहुत चालाकी भरा है। और वो जेब कतरों वाला उदाहरण, वो भी काफी दिलचस्प है कि कैसे वो चेतावनी के निशान का ही फायदा उठा लेते हैं। सही कहा। जेब कतरों से सावधान का साइन देखकर लोग अनजाने में अपनी जेब टटोलते हैं। हाँ, चेक करने के लिए कि बटुआ है या नहीं। बिल्कुल। और बस जेब कतरों को पता चल जाता है कि बटुआ कहाँ है। साइनी चारा बन गया। इसी तरह फ्लोरेंस में पुनर्जागरण के वास्तुकार थे ब्रुनेलेस्की। जब कैथेड्रल के गुंबद की मरम्मत के लिए उनके साथ एक और वास्तुकार घिबर्ती को लगा दिया गया, तो ब्रुनेलेस्की ने बीमार होने का नाटक किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? काम रुक गया। क्योंकि घिबर्ती अकेले काम नहीं कर सकता था। अधिकारियों को ब्रुनेलेस्की की मिन्नत करनी पड़ी और घिबर्ती को हटाना पड़ा। ब्रुनेलेस्की ने साबित कर दिया कि उनके बिना काम नहीं चलेगा, दूसरों को उनके पास आने पर मजबूर कर दिया। अगर ये रणनीतियां दिलचस्प लग रही हैं तो बुक निर्वाणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इंतजार करना और चारा डालना ही सही रणनीति है? क्या तेजी से सीधे हमला करना कभी फायदेमंद नहीं होता?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर नियम का एक अपवाद या क्या कहते हैं उसका उल्टा पहलू होता है, जिसे ग्रीन रिवर्सल कहते हैं। कभी-कभी एक तेज अचानक हमला दुश्मन को इतना चौंका सकता है कि वो संभल ही ना पाए, उसकी हिम्मत टूट जाए। सीजर बोर्गिया या खुद नेपोलियन ने कई बार गति और आक्रामकता का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को डराया और नियंत्रित किया है। अच्छा, तो ये स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, चुनाव इस पर निर्भर करता है। अगर आपके पास समय है और दुश्मन मजबूत है तो उसे अपनी तरफ खींचकर थकाना बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर समय कम है और दुश्मन शायद उतना मजबूत नहीं, तो तेजी से हमला करके उसे सोचने का मौका न देना ज्यादा कारगर हो सकता है। देखिए, मूल बात हमेशा नियंत्रण बनाए रखने की है। तो हमने देखा कि दूसरों को अपनी शर्तों पर अपनी तरफ आने के लिए मजबूर करना शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का एक बेहद कारगर तरीका हो सकता है। इसमें धैर्य लगता है, चालाकी और इंसान के स्वभाव की, उसकी लालसा, उसके डर की गहरी समझ जरूरी है। बिल्कुल। और ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि शक्ति हमेशा आक्रामक होने या सामने से भिड़ने में नहीं दिखती। कभी-कभी शांत रहकर, सही चारा फेंक कर इंतजार करना कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ये दिखाता है कि नियंत्रण बनाए रखना ही असली शक्ति है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए इस तरह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना नैतिक रूप से हमेशा सही है? कहां पर चालाकी हेर-फेर बन जाती है? इसकी क्या सीमाएं हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विचार के साथ।